इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान भाग 2 कक्षा 7 में 8वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास कक्षा 7 के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये क्लास और ये जो पाठ है वो आपको बहुत आवश्यक है, पढ़ना जरूरी है। तो यदि आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो आप भले यहाँ से पढ़ो या दूसरी जगह से जो आप बुक से पढ़ो, लेकिन ये पाठ जरूर पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो लास्ट वाली क्लास में अपन ने राजस्थान में जो आंदोलन है वो अपन ने देखा था, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आज वाले जो क्लास में आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे कि आज भारत को आज़ाद होने के पहले यहाँ पर जो है किस प्रकार की सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था थी और उसमें किस प्रकार से सुधार किया गया था। चलो देखते हैं। आका तीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़ करके जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। ठीक है, आका तीज जो अक्षय तृतीया कब आती है? आका तीज अक्षय तृतीया तो बताएंगे वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया पे सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा विवाह इसी त्योहार पर होते हैं। इसको अजूब सावा कहते हैं। इस दिन सावा निकालने की भी जरूरत नहीं, पूरे दिन भर सावा रहता है। तो जूही नाम की लड़की है, अपनी माँ से पूछ रही है। माँ ने जवाब दिया, ये हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा है। ये धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए और लोगों की समझ इस दिशा में बढ़नी शुरू हुई। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। पहले ये काफी ज्यादा हुआ करता था, जिसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे। फिर कैसे कैसे इसको सरकार ने रोकने का प्रयास किया और राजा महाराजाओं ने भी इसको रोकने का प्रयास किया। राजा महाराजाओं ने भी सोचा कि ये जो व्यवस्था चल रही है, जो कुप्रथाएं थी, गलत थी, उनको रोका था। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था। वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत होती थी कि जो जिस प्रकार का जो कार्य करना चाहता है वो उसकी जाति है। मतलब ब्राह्मण के घर में भी जन्म ले रहा है तो वो जो भी बनना चाहता था वो बन सकता था। क्षत्रिय बनना है कि वैश्य बनना है ना, या शूद्र बनना है। तो वो जो व्यवस्था थी वो जातिगत, वो अपने कर्म पर आधारित हुआ करती थी, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित थी। जो आदमी किस प्रकार का कार्य करना चाहता था वो उसकी जाति हो जाती थी। सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। फिर इसका धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया और जिस घर में जो जन्म ले रहा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मणी है और क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय, इस प्रकार से जन्म पर आधारित होगी। इसमें धीरे धीरे नकारात्मक का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का जो व्यक्ति है, व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मक कई विकृतियों को भी जन्म देती है। सकारात्मक तो जो मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मक जो है यह विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह जो संस्था सामाजिक व्यवस्था की एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिक नहीं बनाए रख सका, जिसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। आगे चल करके क्या होता, बाल विवाह होना लगा। धीरे धीरे जो है छोटी उम्र में ही शादी करना स्टार्ट कर दिया।
सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई है। तत्कालीन समाज सुधारकों ने ब्रिटिश सरकारों के प्रयास से उसे दूर करने की दिशा में कार्य करने लगा। कई सामाजिक सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से जो साथ दिया था, उनको बताया था सरकार को, तो फिर इसको जो जितनी कुप्रथाएं थी उनको रोकने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार की बात करें, राजस्थान में 1818 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश सरकार का प्रभाव रहा था। देखा था अपने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां करना शुरू कर दिया था, जो 1947 तक ब्रिटिश शासन रहता, इसका प्रभाव रहता। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। अब एकदम जो है उसको बंद करे, अचानक से बंद करे, तो जनता उनसे काफ़ी नाराज हो जाती है कि नहीं, कि हमारे जो समाज में आप हस्तक्षेप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए जो अंग्रेजों ने देखा है कि पहले ये जो जितनी भी कुप्रथाएं वगैरह जो चल रही है, उसमें यदि बंद करना है, इसको हटाना है, इसके लिए अपने को पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षा पर देना चाहिए। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो ये कुप्रथाएं नहीं रुक सकती है। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी भी इधर आए थे, दयानंद सरस्वती जी तो राजकीय अतिथि बनकर के काफी बार आए थे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। यहाँ भी जो शासक है, शासकों ने भी प्रयास किया तो कि भाई अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, पूरे राजपूताना में जो जो कुप्रथाएं चल रही है, सभी शासक मिल करके इस कुप्रथाओं का अंत करना चाहिए। चलो पहला देखते हैं, सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा, इसमें किसी भी महिला का पति की डेथ हो जाती थी तो उस पति की चिता के साथ में उस महिलाओं को भी जिंदा जलाया जाता था। ये थी सती प्रथा। सती प्रथा राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक भी इसको रोकने का प्रयास किया, सती प्रथा को, और अकबर ने भी इसको रोकने का प्रयास किया, बट नहीं रुक पाया था। फिर ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर के 1829 में कानून बना करके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो भारत में जो है सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया है? 1829 में, और गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये भारत की बात चल रही है ना। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया है। वैसे अपन देखा जाए तो सती प्रथा राजस्थान में जो सती प्रथा पर सबसे पहले जो रोक लगाई है, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक बूंदी में लगाई जाती है। बूंदी में लगाई थी 1822 में, 1822 में, बट यहाँ पे दे रखा कि जयपुर राज्य में इसे कानून पर सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। तो बूंदी में रोक लगाई गई थी और जयपुर में जो है यहाँ पर कानून पारित किया गया था, जिसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। तो ये देखा था अपन ने सती प्रथा। सती प्रथा जो देखा है भारत में कब रोक लगाई और राजस्थान में किसने रोक लगाई, कब लगाई, ये ध्यान रखना। अगला है कन्यावध प्रतिबंध। कन्यावध होता यूं था कि राजा महाराजाओं के टाइम पर फिर इस प्रकार का एक कुप्रथा चल गई थी कि रियासतों में भी चल रहा था और सभी जगह चलना स्टार्ट हो गया था कि किसी के भी घर में यदि लड़की का जन्म हो रहा था तो उसको उसी वक्त मार दिया जाता था। बहुत गलत प्रथा थी। राजस्थान में सबसे पहले कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। सबसे पहले कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में भी इन राज्यों में जो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया है। तो कन्यावध में क्या याद रखेंगे? कोटा। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। बाल विवाह, कम उम्र की कन्याओं का
से अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना अनमेल विवाह है। ठीक है, अनमेल विवाह किसे कहते हैं? बालिका की उम्र तो कम हो रहती है और लड़के की जो उम्र है बहुत ज़्यादा रहती थी। ऐसे क्या होता रहता था कि प्राचीन समय में जहाँ भी आक्रमण वगैरह होता रहता था, तो जैसे 30 साल का आदमी या 35 साल का आदमी है, अब उनके 10-12 साल की जो कन्याओं का इस प्रकार से विवाह कर दिया जाता था। इसे क्या कहते हैं? अनमेल विवाह। और भी तो कम बता रहा हूँ, और ज़्यादा एज वाले व्यक्ति भी ऐसे विवाह कर लिया जाता था, तो इसको क्या कहते हैं? अनमेल विवाह कहा जाता है। और अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही समाज के लिए एक कुप्रथाएं हैं। ठीक है, अवस्था जो सरकार के द्वारा निश्चित आयु बना रखी होती है, उस आयु से कम उम्र के बालक बालिकाओं की जो शादी हो रही है उसको बाल विवाह की श्रेणी में रखते हैं। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जो बाल विवाह हो रहा है और अनमेल विवाह हो रहा है, तो उससे बालक जो बालिकाएं होती हैं उससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। प्रगतिशील समाज के लिए क्या उपयुक्त रहता है कि बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अनुकूल होना चाहिए, लेकिन यदि उनका कम उम्र में विवाह करवा दिया जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी और 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। फिर दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा में क्या होता था कि या किसी को जैसे पैसे दे दिया गया है, अब उन पैसे वापस नहीं चुका पा रहा, तो उनसे हाड़ी रख दिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता, कोई पैसे वगैरह नहीं दिया जाता था। ये था दास प्रथा। या फिर ऐसा होता है कि जहाँ पर आक्रमण वगैरह किया जा रहा है, तो जो हार गई है उनको बंदी बना करके लाया जा रहा सैनिकों को, तो फिर उनको दास बना करके रखा जाता था। ये थी दास प्रथा। तो भारत में दास प्रथा ये प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी दास प्रथा से अछूता नहीं रह रहा है, सब काम में आगे है, तो दास प्रथा में क्यों रह रहा पीछे? तो इससे भी राजस्थान में भी ये दास प्रथा चल रही थी। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। मुगल आए, ये आक्रमण वगैरह ज्यादा करने लगे, बंदी वगैरह बनाने लगे और ज्यादा दास रखने लगे। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवार की प्रतिष्ठा, जो कुल यानी वंश और परिवार की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों एवं धनी, जो ज्यादा पैसे वाले धनी लोग हैं, जहाँ सेवा शुश्रूषा के यहाँ के लिए रहते थे, जो पैसे वगैरह दे दिए जाते थे, फिर वापस नहीं चुकाते तो वो हाड़ी रख लिए जाते। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाड़ी के रूप में समझ सकते हैं। चाकर के यानी नौकर चाकर रखना, और हाड़ी के रूप में समझ सकते हैं। इस से समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया है। चार्टर एक्ट 1833 आया था, जिसमें ये बात रखी गई है कि भारत में जो एक दास प्रथा चल रही है उसको समाप्त किया जाए। डायन प्रथा उन्मूलन। डायन प्रथा, डायन डाकन बोलते थे। डाकन जिसमें क्या कहता है कि भाई किसी महिला के अंदर है जो दूसरी आत्मा का प्रवेश हो गया है, तो फिर उसको काफी यातनाएं वगैरह देते थे कि गरम गरम सरिये से जलाते थे और काफी मारपीट करते हैं, उनका मारते हैं कि इसी डाकन निकालते हैं। वो सब अशिक्षा की वजह से हो रहा था डाकन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे मार डालने की कुप्रथा ज्यादा थी। ये एक अंधविश्वास पर आधारित था। मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन ज्यादा था। मेवाड़ और कोटा में इसका प्रचलन ज्यादा था। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी, अपना एजेंट गवर्नर जनरल, राजपुताना के इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया। कि एजीजी ने कहा सभी रियासत के शासकों को कि यह प्रथा जो चल रही है, यह कुप्रथा है, सब बंद करो, इसको कानून बनाओ कि अब कोई भी जो है व्यक्ति डाकन कहकर के किसी भी महिला को नहीं मार सके। एवं कुछ रियासतों द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित भी कर दिया। सबसे पहले मेवाड़ रियासत में इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है,
अब शैक्षणिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार लाया गया है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। वैसे भारत जो है वैदिक काल से, उससे भी पहले शिक्षा जो वेद है अपना, वो विश्व में जो चीज नहीं बन रही है वो सब चीजें अपने पहले वेदों में लिखी हुई है, बस पढ़ने वाला चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, घर पर जो है शिक्षा प्राप्त करनी, या गुरुकुल में जाना है, विद्या आश्रम में जाना है, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब, मदरसे, मठ, इसमें जो है ये शिक्षा दी जाती थी। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। जो परिवार है वो प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा, जो परिवार में ही ज्यादातर है वो प्राथमिक शिक्षा मिलती थी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी कि भाई कुछ निर्माण चीजें बनाए या अपना आजीविका कमा सके। राजपूताना में भी विभिन्न काल के क्रमों से गुजरी, राजपूताना में भी जो शिक्षा है विभिन्न काल क्रमों में निकली है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा है, जिसको इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया है। 19वीं शताब्दी से पहले की जो शिक्षा है अपने देसी शिक्षा, उसमें क्या होते थे, गुरुजी के पास में वहीं गुरुकुल में जाते थे, वहीं पर गुरुजी अपने को संस्कृत में पढ़ाते थे, श्लोकों को याद करवाते थे और वेदों को रटवाते थे, वेदों की बातें बताते थे। उनको देसी शिक्षा कहने लगे थे अंग्रेज लोग आए, और अंग्रेज आ गए थे। फिर बाद की जो शिक्षा है जिसको अंग्रेजी शिक्षा कहते हैं, पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, ये नाम दिया था। देखो अंग्रेज आया और नई शिक्षा नाम दे दी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक नजर आता है, दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। आधुनिक शिक्षा जो है अंग्रेजी शिक्षा है, इसका स्कूल कहाँ खोला गया, अजमेर में। कब खोला गया, 1819 में। याद रखना, आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल कहाँ खोला गया, अजमेर में, और कब खोला गया, 1819 में। इसके पश्चात फिर पुष्कर में, बिनाई में, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म को दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। वे इसमें जो है ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है, इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो फिर परिणाम स्वरूप इन स्कूलों को बंद करना पड़ा। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी जाती है। लॉर्ड मैकाले जी आ रहे हैं और कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दो सब जगह, और सब कामकाज अंग्रेजी में चालू कर दो, फिर तो अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बना दी गई। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बड़ा है। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। धीरे धीरे अब रियासतों में भी क्या होने लग गया, अंग्रेजी स्कूल खुलने लग गए। 19वीं सदी तक जैसलमेर को छोड़ करके राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं आरंभ हो गई। जैसलमेर में स्थापना नहीं हुई थी, बाकी सभी रियासतों में ये जो अंग्रेजी शिक्षा ये शुरू हो गई है, आधुनिक शिक्षा चल गई है। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर के हाई स्कूल बने। जितने भी पहले प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल थे उनको हाई स्कूल बना दिया गया। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल जो है 1851 में हाई स्कूल बना था। राजस्थान का पहला सरकारी स्कूल जो है, कौन सा स्कूल हाई स्कूल बना है, तो अजमेर का। और कब बना, 1851 में। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई आरंभ हुई। राजपूत शासकों और उनके राजकुमारों, सामंतों के पुत्र, जो वीआईपी लोग होते थे रियासत के, जो बेटे वगैरह, शासकों के बेटा और सामंतों के बेटे, उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से 1872 में वायसराय ने लॉर्ड मेयो के नाम से अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना कब हो रही है, 1872 में। क्या होता था, भी अंग्रेज ने सोचा कि भाई राजा महाराजाओं के बेटे हैं, ये सभी लोगों के साथ में पढ़ेंगे तो इनको क्या करेंगे कि भ्रमित कर देंगे, उनको भ्रमित कर दिया जाएगा कि भाई
तुम्हारे पिताजी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं देना है, तुम हमारे साथ में रहना। तो इन राजाओं के जो बेटे हैं उनको अलग ही रखो, और सामंतों के जो बेटे हैं उनके लिए स्कूल ही अलग बना दी कि बाकी की जो जनता है उनके संपर्क में ये नहीं आए। उसके लिए मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो स्कूल की स्थापना कर रहे हैं 1872 में। और इसका पहला सत्र कब चला? 1875-76 में इसकी पहली क्लास चालू हो गई है। पंडित जनार्दन राय नागर ने भी सभी के शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा। और इसका उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा। कब की गई है? 21 अगस्त 1937 में। महिला शिक्षा की बात करें तो 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए गए। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। पहला जो सरकारी कन्या स्कूल है वो कहाँ खोला गया है? पुष्कर अजमेर में 1866 में। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर में भी कन्या महाविद्यालय खोला गया। चलो अब देखते प्रमुख जननायक। जननायक में देख लेते हैं जल्दी से कौन से जननायक के बारे में बात की जा रही है। तो जननायक में देखा गया है राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था, बल्कि समाज में फैली जो कुरीतियां है उसको दूर करने के साथ साथ स्त्री शिक्षा में भी विशेष योगदान दिया है, प्रयास किया है, जिनको अपन कैसे भूल सकते हैं। इतना बड़ा योगदान रहा था उनका। जिनको देखिए पहले आए हैं भोगीलाल जी पांड्या। भोगीलाल जी पांड्या राजस्थान में आदिवासियों के मसीहा कहते हैं। आदिवासियों के मसीहा किसे कहते हैं? भोगीलाल जी पांड्या। और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला की स्थापना की और यह पाठशाला आगे चल करके वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? भोगीलाल पांड्या। हाँ, अगला देखते हैं नाना भाई खाट यानी भील है ना, और सेंगा भाई और काली भाई। एक भील बालिका थी काली भाई। क्या योगदान था? देखो देखिए, डूंगरपुर राज्य में जन जागृति सेवा संघ द्वारा एक पाठशाला खोली है। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति सेवा संघ द्वारा एक पाठशाला खोली है, जिसे राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों ने नाना भाई को बोला कि आप पाठशाला को बंद करो, और कहा कि आप ये जो है मान्यता नहीं है इस स्कूल की, आप यहाँ पर स्कूल नहीं चला सकते हैं। जो आप पुराने रीति रिवाज से स्कूल चला रहे हैं ऐसे नहीं चलेगी। अब स्कूल जो है अंग्रेजी स्कूल चलेगी, मॉडर्न जमाने की स्कूल चलेगी, बंद करो इनको, ऐसे को आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो नाना भाई खाट ने मना कर दिया कि नहीं, यह स्कूल जो है चलेगी और चल रही है, चलती रहेगी। मना करने पर अंग्रेजी सैनिकों ने नाना भाई खाट की हत्या कर दी जाती है। नाना भाई खाट के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा, और एक ट्रक था, उस ट्रक के घसीटते हुए इनको ले जाया जा रहा था। सेंगा भाई खाट को एक ट्रक था, ट्रक के में ऐसे पीछे घसीट करके ले जाया जा रहा था सेंगा भाई जी खाट को। तभी इसका कोई प्रतिरोध नहीं किया। इसका कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई ये गलत है, मत पीटो इनको, मत घसीटो, कोई विरोध नहीं कर रहा था। एक छोटी सी बालिका, मात्र 13 वर्ष की भील बालिका काली बाई आती है, जो खेत से घास काट करके ला रही थी। भीड़ को चीरते हुए सब लोग बाग उनको देख रहे थे। फिर सेंगा भाई को घसीट के ले जा रहे, सेंगा भाई को घसीट के ले जा रहे, लेकिन बालिका का साहस देखिए, उन्होंने उस भीड़ को चीरते हुए अलग करते हुए कहा हटो हटो, और सेंगा भाई को जो घसीट के ले जा रहे थे
उनके पास में एक दांतली थी, दांतली से उस रस्सी को काट देते हैं और सेंगाबाई को बचा लिया। लेकिन वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोलियां चला करके हत्या कर दी है। गोलियां चलाई थी जिससे कालीबाई शहीद हो जाती है। अल्पायु में बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खाट सेंगाबाई कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका जो साहस था वो देख करके कहा कि देखो एक छोटी सी बालिका से शिक्षा लो। और नानाभाई खाट और सेंगाबाई खाट को देखो, अंग्रेज सरकार, अंग्रेज इनको मना कर रहे थे, फिर भी ये जो है बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो इस घटना का ये जो रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है, रास्तापाल कांड, डूंगरपुर में जून 1947 को यह घटना हो रही है। आजादी से कुछ दिन पहले की ही ये बात थी। अगला करणी सिंह। करणी सिंह की बात करें तो करणी सिंह बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। 1952 से 77 तक 25 साल तक ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं करणी सिंह जी। और इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों में उन्नयन हेतु खेल कूद, निशानेबाज आदि को भी इन्होंने प्रोत्साहन किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत की थी करणी सिंह जी ने, बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। प्रारंभ में समाज सेवा की भावना इनके मन में रही थी, जिसके कारण जयपुर राज्य सेवा का परित्याग कर दिया और 1929 में दूरस्थ और पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है जो भी, जहां जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। आगे चल करके प्रजामंडल में भी हीरालाल शास्त्री जी का योगदान रहता है। 1949 में जयपुर स्टेट के और 30 मार्च 1949 में राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो चौथा चरण हुआ था उसमें की पत्नी के साथ मिलकर के महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की है। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक में। निवाई टोंक में है वनस्थली विद्यापीठ, पूछते हैं, याद रखना। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के कारण इन्हें कई सम्मान मिले। पद्म श्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड भी रतन शास्त्री जी को मिल चुका है। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारो का वास झुंझुनू में हुआ था। इनका पति का नाम था सरदार हरलाल सिंह। वहां के जागीरदारों ने झूठे मुकदमे में फंसाकर इनको कारावास में डाल दिया था, सरदार हरलाल सिंह ने। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर के जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता में भी भाग लिया था किशोरी देवी ने। नेक्स्ट है मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 में जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति, विशेष करके राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इनके लिए जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। ठीक है, शब्दावली देख लेते हैं। अभिशप्त यानी साफ लगा हुआ, उन्मूलन यानी समाप्त करना, पांडुलिपि हस्तलिखित प्रतिलिपि, प्रबुद्ध बुद्धिजीव और ज्ञानवान। चलो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आजादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? आजादी से पहले राजस्थान में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी? सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, सब थी, सब पहले, कोई कमी नहीं थी। 1829 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहां खोला गया? अजमेर में खोला गया।
दास प्रथा पे अमृता देवी खेजड़ी आंदोलन, मेयो कॉलेज अजमेर में। दास प्रथा ये कुरीति थी, है ना। दास प्रथा क्या थी? कुरीति। विद्या भवन उदयपुर में। अमृता देवी खेजड़ी गांव की जो घटना हुई थी, मेयो कॉलेज अजमेर में। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? बालिकों की शिक्षा के लिए की गई। आधुनिक शिक्षा नाम से खोले गए, बंद होने के कारण बताइए। ओके, नाना भाई खाट, बाल विवाह के बारे में कल देखेंगे। एक महत्वपूर्ण चैप्टर, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। जय हिंद, जय भारत।